अमजद हुसैन सिराजी। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट। दोस्तों आज की वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रोमिनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तीन किस्म की होती हैं, जिसमें सबसे पहले है बैलेंस शीट, देन इनकम स्टेटमेंट एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम बारी बारी इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बारी बारी हम डिटेल में और आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तीन किस्म की होती हैं, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स। तो आए इन तीनों को हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। दोस्तों जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, बैलेंस शीट के दोनों साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होते हैं। जब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है बैलेंस शीट में, तो इसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो दोस्तों एसेट्स वो चीज़ हैं जो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं, जो कंपनी के पास मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं कैश जनरेट करने का। जिस तरह वो एसेट्स इस्तेमाल करेंगे वो प्रोडक्शन एंड सर्विसेज देने के लिए। एसेट्स हर वो चीज़ जो कंपनी को असिस्ट करती है, कंपनी को इस इनेबल करती है कि वो प्रोडक्शन करे चीज़ों की, और उन चीज़ों से या वो सर्विसेज के प्रोवाइड करने से उनको पैसा हासिल हो सके। उसके बाद है दोस्तों लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ जो है वो कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है स्टॉक क्रेडिटर्स को, कि वो किस तरह उसे पैसे वापस करेगी, या जो वो सर्विसेज उससे ले चुकी है या चीज़ें ले चुकी है उसका पैसा उसे देना है। इन शॉर्ट ये एक कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है। तो दोस्तों स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो है वो तीसरा पोर्शन है, जिसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है बैलेंस शीट की वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। जो एसेट्स होते हैं वो कंप्लीमेंट करते हैं, वो एसेट्स जो होते हैं वो कंपनी के लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में और स्टेक होल्डर्स इक्विटी को इक्वल करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैलेंस शीट का वो ये है कि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है, कंपनी की वैल्यू बताती है, किसी भी स्पेसिफिक डेट पे या किसी लॉन्गर टर्म के लिए लॉन्गर टर्म एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये कंपनी की एक ख़ास डेट पे उसकी फाइनेंशियल वर्थ बताती है, और इससे बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के रेशोज़ इन्वेस्टर्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें परमानेंट डेब्ट टू इक्विटी रेशो एंड एसेट टेस्ट रेशो है। दोस्तों रेशोज़ क्या होते हैं? ये रेशोज़ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाए जाते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वैल्यू, उसकी पोजीशन के बारे में इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को वो पता चल सके। तो दोस्तों जो एसेट्स के सबसे पहले जो एसेट्स में करंट एसेट्स हैं, और एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताता चलूँ दोस्तों कि एसेट्स बैलेंस शीट पे रिपोर्ट कैसे होते हैं। एसेट बैलेंस शीट पे उनके अपने इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी रिपोर्ट होते हैं कि वो एसेट जो सबसे ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके वो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह टॉप टू बॉटम रिकॉर्ड होते हैं। दूसरे नंबर पे है दोस्त मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा पड़ा होता है, आइडल फॉर्म में पैसा होता है, वो कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ले लेती हैं। जो इससे पहले दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो एक साल से पहले कैश में चेंज हो सके। तो दोस्तों जो कैश जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, सबसे पहले रिपोर्ट होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक या ऐसी कोई शेयर्स वगैरह परचेज कर लेती है, या तो ये कि जब कंपनी को पैसा ज़रूरत हो वो जल्द से ये वापस कर सके करेंसी या कैपिटल मार्केट में, और पैसा अपने लिए ले सके अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को। तो दोस्तों मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एक का पर्पज़ ये होता है। दूसरा ये कि कंपनी के पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो इसको इस्तेमाल करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, ताकि वो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकें और वो उस पैसे के ऊपर कमा सकें। तीसरा है दोस्तों अकाउंट्स रिसीवेबल। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी चीज़ें सेल कर ली हैं क्रेडिटर्स को, या अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर ली हैं और वो पैसा उनसे लेना है। ये एक एसेट है जो ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करती है एज ए शॉर्ट टर्म या करंट एसेट के तौर पे। दोस्तों फिक्स एसेट्स इसके बाद आते हैं। फिक्स एसेट्स वो हैं जो लॉन्गर टर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं।
लॉन्गर टर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन करती है। उसके बाद है इक्विपमेंट, जो वो इक्विपमेंट यूटिलाइज करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए। उसके अलावा जो दोस्तों फिक्स एसेट्स में है वो कंपनी के लैंड है। इसी तरह वो एसेट्स जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लॉन्गर टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में, और वो फिक्स एसेट्स कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद है दूसरा पोर्शन, हमने एसेट्स को डिस्क्राइब कर लिया है कि एसेट्स में 2 किस्म के एसेट होते हैं, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। इसी तरह जो कंपनी के दूसरे साइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के दूसरे साइड पे करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। दोस्तों करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं, वो ऑब्लिगेशन जो कंपनी को विद इन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर पे करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले है कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। एक बहुत बड़ा लोन ले लिया आपने लंबे टाइम के लिए, जो कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट देनी है 1 साल के अंदर अंदर, वो आपकी करंट लायबिलिटी में शुमार होगी दोस्तों। बैंक लोन वो ऐसे लोन जो 1 साल के अंदर अंदर आपने रीपे बैक करने हैं, वो करंट लोन में आते हैं। इंटरेस्ट पेएबल, आपने जो भी पैसा लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट देना है और 1 साल से पहले देना है, वो भी करंट लायबिलिटी में शुमार होगा दोस्तों। आपने अपने वर्कर्स को सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है। कस्टमर ने आपको सब एडवांस में पेमेंट कर दी है चीज़ों के लिए, लेकिन चीज़ें आपने नहीं दी उसे, ये करंट लायबिलिटीज़ में आएंगी दोस्तों। डिविडेंड आपने कमा लिया है, आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, उनको जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपने उस पर अर्निंग कर ली है, इनकम कमा ली है, जो डिविडेंड का प्रॉमिस किया था आपने उनसे, वो आपने उन्हें देना है। उसके अलावा अकाउंट्स पेएबल हैं, वो चीज़ें जो आप चीज़ें ले चुके हैं लेकिन आपने अभी तक प्रोवाइड नहीं की, पेमेंट नहीं की, वो आपकी अकाउंट्स पेबल में आएंगी, शॉर्ट टर्म उसमें आएंगी, करंट लायबिलिटीज़ में आएंगी। उसके अलावा दोस्तों अनअर्न्ड रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू आपने जो पैसा ले लिया है उनसे, लेकिन आपने दोस्तों अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है कि आपने पैसे ले लिए हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन आपने चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, फ्यूचर डिलीवरी डेट में आपने प्रोवाइड करनी है, या आपकी करंट लायबिलिटीज़ में शुमार होंगी। उसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो बैलेंस शीट का, वो है स्टॉक शेयर होल्डर्स इक्विटी दोस्तों। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बैलेंस शीट का। ये होता क्या है, ये जो पैसा होता है वो बिज़नेस के लिए होता है, लेकिन ये किसी और ने इन्वेस्ट किया होता है आपके उसमें। तो दोस्तों शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो दोस्तों शेयर होल्डर्स इक्विटी जो आपके ओनर के क्लेम होता है आपकी कंपनी के एसेट्स के ऊपर आफ्टर पेइंग ऑफ लायबिलिटीज़। मीन शेयर होल्डर्स इक्विटी होता क्या है कि आपकी कंपनी ने सारे डेब्ट्स क्लियर कर दिए, उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी होती है, या वो एक ओनर का क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर। तो दोस्तों शेयर होल्डर्स इक्विटी में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है एक पेड इन कैपिटल। पेड इन कैपिटल क्या होता है दोस्तों कि वो पैसा जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, आपकी कंपनी ने शेयर दिए हैं या इन्वेस्टर्स को, तो दोस्तों शेयर होल्डर्स इक्विटी में पेड इन कैपिटल पोर्शन है जिसमें इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट की है, आपको पैसे दिए हैं, आपके कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक खरीदे हैं। उसके अलावा दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाती है वो री इन्वेस्ट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती डिविडेंड्स की फॉर्म में या इन्वेस्टर्स को नहीं देती। उसके अलावा ट्रेजरी बिल्स मींस ऑर्गेनाइजेशन अपने ही पैसों से जो उसने अर्निंग की होती है दोबारा या तो शेयर्स अपने वापस करके बाई बैक करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी के। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट है कि ये एक ख़ास किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों दूसरी जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, उससे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों ये शो क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है ऑन स्पेसिफिक पीरियड वो शो करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमा लिया है उस स्पेसिफिक पीरियड। दोस्तों जो इनकम स्टेटमेंट की ओकेजन होती है वो टोटल आपके जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होता है, आपने कोई अपने चीज़ें बेच दी हैं, कंपनी ने प्रोडक्शन करके सेल कर दी हैं, प्लस वो जो गेन है, मिसाल के तौर पे कंपनी ने अपना ओल्ड एसेट बेच दिया और उसके ऊपर उसने मुनाफा कमाया, तो वो उसका गेन उसमें प्लस होगा। जो माइनस होगी चीज़ें वो एक्सपेंसेस हैं, वो जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं वो माइनस हो जाएंगे। और साथ में अगर कोई एसेट पुराना एसेट बेचने पे कंपनी ने लॉस किया है वो इससे माइनस हो जाएंगे। तो ये टोटल स्टेटमेंट जो एक आसान अल्फाज में जो इनकम स्टेटमेंट की बनेगी वो ये है दोस्तों।
तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे ट्रांजैक्शन है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है अपने सेलिंग प्रोडक्शन या प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कोर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपकी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन से, बिजनेस डेली रूटीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने अपनी जो मनी इन्वेस्ट की है उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया है, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। उसके अलावा आपने डिविडेंड अर्न किया है तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। तो दोस्तों ये इसकी कंसिस्टेंसी में भी फ़र्क होता है। जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है वो आपको हमेशा मिलता रहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन पे है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे है। जबकि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसकी वो इनकंसिस्टेंट होता है, कभी कभी आपको मिलता है और कभी आपको नहीं मिलता। उसके अलावा दोस्तों जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी तरह रिकॉर्ड होते हैं। जो आपकी कोर बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोर बिजनेस रूटीन होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके जो जिस तरह मटेरियल आपने परचेज़ कर लिया है वो आपकी प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह जो सेकेंडरी एक्सपेंसेस हैं वो हैं जिसका आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जिस तरह आपने सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हैं, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग या नॉन सेकेंडरी एक्सपेंसेस हैं। तो दोस्तों जो इनकम स्टेटमेंट आप जनरेट करते हैं उसमें सबसे पहले आप सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसमें एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तब जाके आपका नेट इनकम आती है। दोस्तों सेल्स जब आप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या आप सर्विसेज की सेल हो या आपकी गुड्स की सेल हो, तो जब आपके पास आता है एक नेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। जब रेवेन्यू से आप माइनस करते हैं आपके एक्सपेंसेस तो आपके पास आती है नेट इनकम, जो टोटल इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इस इनकम स्टेटमेंट का पॉइंट है। तो दोस्तों इसके अलावा अब मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो फ्लैश हो रही हैं स्क्रीन पे। तो तीसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ मूव करें जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के आपको कैश के हवाले से बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ख़ास टाइम में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस तरह नाम से जाहिर है कि कैश फ्लो किस तरह है ऑर्गेनाइजेशन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, जो कि सबसे पहले आपने ये तो दोस्तों जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपको बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आया, किस एक्टिविटी से आया और कितना पैसा गया। इन आपके कंपेटिटर्स हैं वो देखते हैं आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी करने के लिए। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश आया और कैश गया। तो दोस्तों कैश 3 तरीके से आएगा, 3 एक्टिविटीज़ से। सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में आएगा या जाएगा। आपने अपने बिजनेस यूनिट सेल कर दिए, आपने अपनी एम्प्लॉइज़ को वेजेस दे दी, आपने इंटरेस्ट पे किया और ऑर्गेनाइजेशन ने रेंट पेमेंट कर दी, इनकम टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जिससे कैश आएगा ऑर्गेनाइजेशन में या जाएगा, ये सारी काउंट होगी एज ए कैश एक्टिविटीज़ या कैश जनरेशन। और कैश का जाना जो है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी मेन एक्टिविटी है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया, सेल किया है, परचेज़ किया किसी भी एसेट्स को, लोन दे दिए वेंडर्स को इंटरेस्ट पे और उससे इंटरेस्ट ले लिया। उसके अलावा कोई आपने कंपनी जो है वो छोटी कंपनी तो उसको आपने मर्ज कर दिया, ख़रीद लिया उस कंपनी को, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट में, एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में जिस तरह की चेंजेस होगी वो सारी कवर होंगी कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। जो तीसरा कोर एलिमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का दोस्त वो कैश है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग में आप क्या करेंगे कि इन्वेस्टर या बैंक से आप कर्जा लेंगे, फाइनेंस करवाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश ले आएंगे, या शेयर होल्डर्स को आप कैश देंगे तो ये आउटफ्लो में आएगा। आप डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, या स्टॉक परचेज़ करेंगे, आप स्टॉक परचेज़ की पेमेंट देंगे, या डेब्ट प्रिंसिपल लोन देंगे। ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक आज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो किस तरह ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनानी है, इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।